अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, BTS विद मौज़म फ़खर में कुछ आमदन ले जनाब आपकी खिदमत में एक सवाल है और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि इस सवाल का सामना हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है और ख़ास तौर पर इस मौके पर कि जब आपसे पूछा जाए कि जनाब आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा लम्हा आया जिसको आप कबूलियत का लम्हा कहें, यानी ऐसा मौका जब आपके दिल से कोई दुआ निकली हो, किसी ख्वाहिश का इजहार हुआ हो और वो ख्वाहिश फौरी तौर पर पूरी हो गई हो। अगर तो आपकी ज़िंदगी में कबूलियत का ऐसा लम्हा आया है तो हमारे साथ भी शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह करें, क्योंकि हमारे आज के टॉपिक का ताल्लुक इसी कबूलियत की घड़ी के साथ है जो आता तो है लेकिन बाज़ दफ़ा आपके लिए वो खुशियाँ लेकर आता है और बाज़ दफ़ा कबूलियत का वही लम्हा आपके ऊपर भारी भी हो जाता है और आपके लिए कुछ ऐसी खबर लेके आता है जो आपके लिए या आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे असरात छोड़ जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के लिए हमारी जो BTS है उसका ताल्लुक भी कबूलियत की ऐसी ही घड़ी से है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि कबूलियत की इस घड़ी में अगर आप खैर मांगेंगे तो खैर मिलेगी, शर मांगेंगे तो शर मिलेगा, ज़िंदगी मांगेंगे तो ज़िंदगी मिलेगी और अगर मौत मांगेंगे तो मौत ही मिलेगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का पल की खबर नहीं। आज आपके साथ अपनी मौत की पेशगोई करने वाले या अपनी मौत की ख्वाहिश का इजहार करने वाले कुछ मशहूर फ़नकारों का जिक्र करते हैं और आपको ये बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर वो ऐसा कौन सा लम्हा था जब उनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज खुद उनकी अपनी मौत की ताबीर बन गए। और इन मारूफ अफराद में से पहला नाम मशहूर बरतानवी मौसीकार, गुलकार और नगमा निगार जॉन लेनन का है। 60 की दहाई में जॉन लेनन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं था, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जॉन लेनन ने पॉप म्यूज़िक की तारीख में सबसे ज़्यादा मशहूर रॉक बैंड दी बैटल्स की बुनियाद रखी तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और उनको अपने इसी बैंड की वजह से बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत मिली। दी बैटल्स के गानों और एल्बम्स ने गायकी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और उनकी जो मकबूलियत थी और उनकी जो कामयाबी थी उसने ऐसी तारीख रकम की जिसको आज तक उसका मुकाबला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दी बैटल्स के एल्बम्स की आज भी, यानी ये 60 की दहाई का म्यूज़िक है और इस वक्त हम 20वीं सदी में मौजूद हैं, 21वीं सदी में मौजूद हैं, तो इस मौके पर भी उनके जो एल्बम्स हैं उनका जो वॉल्यूम है, उनकी जो मजमूई कमाई का वो 1 से 2 बिलियन डॉलर के दरमियान है। हद तो ये है कि इसी म्यूज़िक बैंड यानी दी बैटल्स के म्यूज़िक राइट्स मशहूर गुलकार माइकल जैक्सन ने 1985 में 50 मिलियन पाउंड्स के हासिल किए थे माइकल जैक्सन ने, और 10 साल बाद यानी 1995 में 1995 में माइकल जैक्सन ने एक और म्यूज़िक कंपनी को दी बैटल के म्यूज़िक राइट्स बेचे 90 मिलियन डॉलर्स के अंदर। यानी 10 साल के अंदर माइकल जैक्सन ने दी बैटल्स के राइट फरोख्त करके 40 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया। यानी उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 10 वर्षों में 90% की प्रॉफिट टेकिंग की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दी बैटल्स और जॉन लेनन की मकबूलियत का आलम क्या होगा। अब बात करते हैं उनकी उस पेशगोई की जो उनकी मौत का इशारा साबित हुई। जॉन लेनन का म्यूज़िक शोर आफाक रहा है और ख़ास तौर पर उनका एक गीत गिव पीस अ चांस आज भी मगरिब में जंग मुखालफ मुजाहिरों का एक तराना है। उनके एक नगमे के बारे में कहा जाता है कि उसमें जॉन लेनन की मौत का पेशगी इशारा मौजूद है और ये गीत है बोरोड टाइम, यानी मुस्तार किया गया वक्त, यानी उधार लिया गया वक्त। इस गाने के अंदर उसका जो मफहूम है वो कुछ इस तरह है कि मैं मुस्तार लिए गए वक्त में बिना कल के सोचे जी रहा हूँ, यानी आने वाले वक्त में क्या होगा
اس کو ذہن میں لائے بغیر یا آنے والے وقت میں پیش آنے والی مشکلات کا ادراک کیے بغیر میں صرف آج میں ہی جین رہا ہوں۔ ان اشعار کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جان لینن نے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے میوزک سے اچانک دوری اختیار کر لی تھی تاکہ وہ اپنے بچے کو ذرا اچھے طریقے سے اس کی پرورش کر سکیں، لیکن اچانک یہ خود ساختہ ریٹائرمنٹ جان لینن نے 5 سال کے بعد واپس لی، اور ایک دن اچانک وہ اپنے اسٹوڈیو میں واپس آ گئے اور نہایت سرت کے ساتھ، نہایت اجلت کے ساتھ اور نہایت دہشت زدہ انداز میں گیت گانے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسا وقت ان کے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ انہیں اپنی زندگی کے یکدم ختم ہونے کا خوف لاحق ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اچانک کسی پاگل کی گولی کا شکار ہو جائیں گے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ خدشہ، ان کا یہ خوف نہ صرف درست ثابت ہوا، بلکہ جب وہ بورڈ ٹائم یعنی مستعار لیے گئے وقت کے البم کی ریلیز کے بعد وہ لندن میں موجود تھے، اور لندن میں موجودگی کے دوران ہی وہ اپنے مداحوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور اس موقع پر ان کو ایک پاگل شخص نے گولی مار کر جان سے مار دیا۔ یہ وہ پاگل تھا جس کا نام مارک ڈیوڈ بتایا جاتا ہے، اور مارک ڈیوڈ ان کے اسی البم جس کا نام تھا ڈبل فینٹیسی، اس پر آٹوگراف لینے آیا تھا، اور آٹوگراف لینے کے بعد جب جان لینن دروازے پر موجود تھے تو اسی پاگل شخص نے ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تو وہ خدشہ جس کا ذکر جان لینن نے ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کسی پاگل کی گولی کا شکار ہو جائیں گے، وہ 100% بلکہ حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ موت کا اشارہ پانے والوں میں ایک اور نام نوٹوریس بگ کا ہے۔ یہ ایک امریکی ریپر تھا اور دنیا انہیں بگ بیگی کے نام سے جانتی ہے۔ 1994 میں بگ بیگی کا پہلا البم ریلیز ہوا جس کا نام ریڈی ٹو ڈائی تھا، یعنی موت کے لیے تیار۔ یہ البم منظر عام پر آیا، اور اس البم کے اندر ایک گیت تھا جس کا نام تھا سوسائیڈل تھاٹس، یعنی موت سے متعلق خیالات، خودکشی کے خیالات۔ اور اس گیت کے اندر کچھ ایسے اشارے موجود تھے جس میں اس بات کا ذکر جو بگ بیگی تھا وہ ان الفاظ میں کرتا تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ موت مجھے بلا رہی ہے۔ اور اس البم کے ریلیز ہونے کے بعد بگ بیگی کو لاس اینجلس کے اندر قتل کر دیا گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے قتل کے بعد ان کی دوسری البم ریلیز کی گئی جس کا نام تھا لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی موت کے بعد زندگی۔ اب بگ بیگی نے جن حالات کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا اور اپنے گیت کے اندر جن اشعار کو اپنے گیت میں شامل کیا تھا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بگ بیگی کو اپنی موت کا خدشہ لاحق ہے، یا اس نے اپنے لیے موت کا ذکر کیا تھا، اور وہ شاید قبولیت کا لمحہ تھا جس کے اندر بگ بیگی کی اس بات کو، اس شعر کے اندر ظاہر کی گئی خواہش کو قبول کر لیا گیا، اور بگ بیگی اپنے اس البم کی ریلیز کے بعد لاس اینجلس کے اندر قتل ہو گیا۔ موت کی اس خواہش کا اظہار کرنے والوں میں تیسرا نام ہے فرینک پاسٹر کا۔ فرینک پاسٹر ایک مشہور امریکی بیس بالر تھا، اور اس گیم کے اندر اس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ کھیل کے ساتھ ساتھ فرینک پاسٹر ریڈیو کے اوپر ایک شو بھی کیا کرتا تھا، اور لوگ اس کو ایک کامیاب میزبان کے طور پر بھی جانتے تھے۔ فرینک کو ہیوی بائک چلانے کا بہت شوق تھا، اور لوگوں کا سڑک کے اوپر غیر محتاط ڈرائیونگ اس کو بہت ہی زیادہ پریشان کرتی تھی۔ اسی حوالے سے ایک دن فرینک نے اپنے ریڈیو پروگرام کے دوران اس خدشے کا اظہار کیا ان الفاظ میں: آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں، ٹھیک کسی بھی لمحے، خاص طور پر
उन बेवकूफ़ लोगों की वजह से जो गैर मोहतात ड्राइविंग करते हैं, जो अपनी लेन को पलक झपकते ही क्रॉस करते हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से मैं उनसे नाराज़ नहीं, लेकिन किसी भी वक्त मैं 210 यानी 210 नॉट शाहराह पर बिखर सकता हूं। इन नशरियात के सिर्फ 3 घंटे के बाद फ्रैंक पास्टर शाहराह 210 नॉट यानी शाहराह 210 पर बिल्कुल उसी अंदाज में ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ जिसका जिक्र उसने अपनी ट्रांसमिशन के दौरान किया था। बिल्कुल वैसे ही गैर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाने वाले शख्स के गैर मोहतात अंदाज में लेन क्रॉसिंग करते हुए हादसे का शिकार हुआ और फ्रैंक पास्टर अपने कहे हुए अल्फाज के ऐन मुताबिक ही मौत की वादी में गुम हो गया। आपने मशहूर कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स का नाम भी सुना होगा। रॉबिन विलियम्स एक मशहूर अमेरिकी एक्टर था और उसने कई बेहतरीन फिल्मों के अंदर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें जुमांजी, दी हुक, गुड विल हंटिंग, अलादीन, डॉग फायर जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। रॉबिन विलियम्स का नाम भी ऐसे ही लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी मौत के हवाले से पेशगोई की और वो पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई। रॉबिन विलियम्स की मौत से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया गया जिसके अंदर ये बात लिखी हुई थी, क्या आप लोगों ने खुद को इस खबर के लिए तैयार कर लिया है कि रॉबिन विलियम्स जल्द मरने वाले हैं। इस पोस्ट के मंजरे आम पर आने के चंद दिन के अंदर रॉबिन विलियम्स के मुद्दाहों को हैरत का एक खौफनाक झटका लगा इस खबर के साथ कि रॉबिन विलियम्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यह खबर न सिर्फ उनके मुद्दाहों के ऊपर बिजली बन के गिरी, बल्कि इस पोस्ट के जरिए उनकी मौत के बारे में की गई पेशगोई को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हुई कि किस तरीके से इस बात की खबर इस पोस्ट को लिखने वाले को हुई कि अब रॉबिन विलियम्स की मौत की घड़ी आ गई है। और मौत की घड़ी भी बिल्कुल वैसे आई जिसका जिक्र इस पोस्ट के अंदर किया गया था, यानी अचानक मौत। आपको इस बारे में बाखबर किया जाता है कि रॉबिन विलियम्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह उस पोस्ट का जवाब था जिसके अंदर रॉबिन विलियम्स की मौत का जिक्र किया गया। पॉल वॉल्कर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। यह एक मशहूर अमेरिकी अदाकार थे और वो लोग जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को देखते हैं और शौक से देखते हैं, उनके लिए वैन डीजल के पार्टनर पॉल वॉल्कर का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं होगा। और अपने दौर की ये एक कामयाब सीरीज थी जो आज भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। पॉल वॉल्कर उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तेज़ रफ्तारी के साथ ही अपने कैरियर के अंदर आगे बढ़े और तेज़ रफ्तारी ही उनकी वजह शोहरत थी और तेज़ रफ्तारी ही उनकी वजह मौत भी थी। अपनी मौत से पहले पॉल वॉल्कर फास्ट एंड फ्यूरियस 7 पर काम कर रहे थे। ये फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 7वीं फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान थैंक्स गिविंग्स वीक के ऊपर पॉल वॉल्कर छुट्टी पर मौजूद थे और इसी अरसे के दौरान इसी फिल्म की शूटिंग का एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर लीक होता है। इस मंजर में फिल्म के मरकजी सितारे पॉल वॉल्कर, वैन डीजल और टायरस गिब्सन फिल्म के एक और किरदार के आखिरी रसूमात में शिरकत के मौके पर मौजूद होते हैं। और इस सीन में वैन डीजल गुफ्तगू करते हैं पॉल वॉल्कर से ये कहते हुए कि अब मजीद जनाजे नहीं, और इसका जवाब पॉल वॉल्कर इस जुमले में देते हैं, बस एक और। फिल्म का ये सीन उनकी मौत से पहले वायरल होता है और इस सीन के वायरल होने के बाद थैंक्स गिविंग्स वीक की छुट्टियों के इख्तिताम के मौके पर जब पॉल वॉल्कर वापस शूटिंग के लिए रवाना होते हैं तो उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी के सबब एक हादसे का शिकार हो जाती है और हादसे का शिकार होने के बाद पॉल वॉल्कर मौके पर ही ज़िंदगी की बाजी हार देते हैं। यानी इस सीन के अंदर जिस जनाजे का जिक्र किया गया है, बस एक और,
वो जनाजा किसी और का नहीं बल्कि पॉल वॉलकर का ही था। और उनके फिल्म का ये मंजर ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मकबूल होता है बल्कि इस सीन के अंदर पॉल वॉलकर जिस जनाजे का जिक्र करते हैं, नाजरीन उसे पॉल वॉलकर के जनाजे से ही ताबीर करते हैं। और ये बात उस वक्त मंजर आम पर आती है कि पॉल वॉलकर जिस जनाजे का जिक्र कर रहे थे ये किसी और का नहीं बल्कि खुद पॉल वॉलकर का ही था। तो नाज़रीन, कैसा था आज का BTS का ये एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।